हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली आज आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप क्लास 12 हिंदी के जो 10 नंबर वाले गद्यांश पूछे जाते हैं ना, इस पर वीडियो बनाइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे ना। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, जो गद्यांश मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और 2026 में इसी में से गद्यांश आएगा। अगर आपका भी टारगेट है इस बार हिंदी में 95 प्लस लेकर आना है 100 में से ना, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसी 95 प्लस में से आज मैं पूरे 10 नंबर आपका कंप्लीट करवाने वाला हूं। सिर्फ महत्वपूर्ण गद्यांश को ही नहीं देखेंगे, हम ये भी जानेंगे कि कॉपी में, हिंदी की कॉपी में गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे लिखोगे तो मिलेंगे पूरे नंबर, जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको टोटल 3 गद्यांश बताऊंगा, 3 अलग अलग चैप्टर से, और तीनों भैया 5 स्टार वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलता रहे। तो देखिए यहां पे क्लास 12 हिंदी 2026 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश आज हम पढ़ने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि 10 नंबर का आज हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, चलो भैया गद्यांश आखिर होता क्या है। देखो गद्यांश जो है ये हिंदी के गद्य से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, गद्य के किसी भी चैप्टर से। ठीक है, इसमें आपको दिया गया, जैसे ये गद्यांश आपको दिया गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। कोई भी चैप्टर है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल है, ठीक है, तो आपको किसी चैप्टर का गद्यांश दे दिया जाएगा, इतना बड़ा समझ लीजिए। ठीक है, 2019 और 12 में आ चुका है। और उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देखो 2-2 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको इसी के 10 नंबर मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसका आंसर कहां मिलेगा भैया। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर इसका आंसर कहां मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में ही मिलेगा। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है सर क्लास 12 हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया लिख लो, मैं बोल रहा हूं। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर पढ़ लेना वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। उसके बाद में अशोक के फूल चैप्टर के गद्यांश पढ़ लेना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद में भाषा और आधुनिकता चैप्टर के गद्यांश को पढ़ लेना पुरो जी सुंदर रेड्डी जी का। और निंदा रस के गद्यांश को पढ़ लेना हरिशंकर प्रसाद जी का। इन 4 चैप्टर के गद्यांश को पढ़ लो, 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, मैं स्टॉम्प पेपर पर लिखकर बता सकता हूं। चलो इसको पढ़ते हैं। पहले इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर 5 क्वेश्चन का आंसर हम इसी में से ढूंढ ढूंढ कर लिखेंगे। आखिर लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इधर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लिखना है कॉपी में। ठीक है, लेकिन चलिए पहले इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढते हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा गद्यांश। धीरे धीरे ओपन हो रहा है, देखो पढ़ो इसको। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब देखो भैया, सबसे पहला काम जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना, आपसे पूछा जाएगा पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखो। तो पहले इस गद्यांश में ढूंढो कि कोई कीवर्ड है जिससे हमें पता चल जाए कि किस पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। तो देखो इसको जब आपने पढ़ा तो इसमें आपने देखा कि राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, ठीक है, राष्ट्रीयता, मतलब कई बार राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता ये सब आया है। यानी कि ये जो गद्यांश है ना,
ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखो चैप्टर के लेखक कौन है वो आप पहले ही याद रखिएगा भैया, ठीक है। तो हमने चैप्टर पहचान लिया, अब लेखक आपका पता चल गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर कंप्लीट हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब ये देखो यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे आपको लाइनें दिख रही है ना, रेखांकित अंश दिख रहा है, इतने का आपको व्याख्या करना है। बहुत इजी है भाई, बस क्या कीजिए, देखो यहां पे 4 लाइन दिया गया है, आप 2-3 लाइन बढ़ा के थोड़ा सा लिख दीजिए, नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। अरे क्यों ले रहे हो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम, ठीक है। सपोर्ट करते रहो, ऐसे सपोर्ट करेंगे ना कि 95% आप लेकर आओगे। तो चलो भैया इसका व्याख्या भी हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है ना, तो पहले क्वेश्चन का कीवर्ड देखो। देखो राष्ट्र भूमि, आवश्यक और कर्तव्य, ये 3 कीवर्ड हैं हमारे इस क्वेश्चन में। अब इसी कीवर्ड को आप जाकर ढूंढो गद्यांश में। देखो ध्यान से समझो, इसी कीवर्ड को आप लोग जाकर ढूंढो गद्यांश में। देखो ये आवश्यक, कर्तव्य, तो इसी को आपको उठाकर लिख देना यहां से लेकर यहां तक। देखो उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यही लाइन उठाकर लिख दो भैया, 2 नंबर कंप्लीट, यही हमारा कर्तव्य है। देखो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तीसरा देखो, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। भैया किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो देखो यहां पे ये देखो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। देखो भैया यहां पे राष्ट्रीयता और निर्मूल 2 कीवर्ड हैं जो क्वेश्चन में आपके थे, वही कीवर्ड आपको ढूंढ लेना है इस गद्यांश में। अगर थोड़ा कम समझदार है तो ऐसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल है, ठीक है। चलो 5वां, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है अथवा लगा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो भैया यहां पे सच्चे अर्थों और जननी जो है इसका कीवर्ड है, तो हम इसको ढूंढेंगे। देखो 5वें का आंसर ढूंढ लो इसमें। यह देखो भैया, यह है पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, मतलब यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। अरे कहां पड़े हो चक्कर में भैया, बहुत इजी होता है गद्यांश। अभी तो फर्स्ट गद्यांश हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलता भैया, किस्मत वालों को मिलता है। चलो अब आंसर लिखते हैं इसका। देखो जब इसका आंसर हम लिखेंगे ना, तो सबसे पहले एक काम करना, प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको कॉपी में डालना ही होगा। आप कैसे कॉपी लिखते हैं ये पता नहीं है, सर्च कर लो यूट्यूब पे, क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। तो देखो आपको करना क्या है, पहले इसका फर्स्ट वर्ड भूमि का निर्माण और जो लास्ट में है आवश्यक धर्म है, इसको ऐसे लिखना होगा डॉट डॉट करके। देखो कैसे मैंने लिखा है, देखो ये भूमि का निर्माण डॉट 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 करके आवश्यक धर्म है। ये इसलिए लिखना है क्योंकि आपको हिंदी में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, करना एक ही है। आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, तो ऐसे लिखना जरूरी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, लेकिन हम संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे, ब्लैक पेन से खूब प्यारा सा हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और इसमें हम पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। देखो एज अ संदर्भ लिखोगे ना, तो भैया एग्जामिनर आपको ऐसे नंबर देगा, 2 नंबर। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, 2 नंबर आपको उसमें भी मिल जाएगा, क्लियर है। लेकिन ऐसे लिखोगे, देखो ये हो गया हमारे लेखक का नाम और ये हो गया पाठ का नाम, और 2 नंबर आपके नाम, ऐसे लिख देना, नंबर मिल जाएगा।
चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसकी व्याख्या करनी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या हम हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं। ध्यान से समझना, ये देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। देखो दूसरा हेडिंग, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वो राष्ट्रीयता निराधार होती है। आगे और भी है क्या, ये देखो थोड़ा सा और है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। ऐसे लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो आपको रेखांकित अंश दिया गया था ना, उसकी व्याख्या थोड़ा बहुत अपने शब्दों में लिख देना है, नंबर आपको दे दिया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। चलो भैया 4 नंबर तो कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देख लो बच्चों। तीसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? 2 नंबर, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो देखो भैया, ये देखो तीसरे का आंसर मैंने बता ही रखा है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य ये है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृति ना होने दें। बेटा 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल होता है, सिर्फ चीजों को समझना सीखो। गद्यांश का नंबर तो फ्री में होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी आप हमें नोट्स दे देते हैं, मतलब जो हिंदी पढ़ाते हैं उसका नोट्स, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उसका नोट्स, कोई ऐसा बताइए जिससे हमें सारे नोट्स मिल जाएं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएं, वीडियोस मिल जाएं। तो भैया हमारा ऐप है ना, प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप सर्च करो, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। जो लोगो चैनल का है वही लोगो लगा होगा, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहां पे आपको सारे नोट्स, सारे वीडियोज, सारे पेपर सब कुछ मिलेंगे। आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। देखिए मेरा नंबर 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कैसे हमें नोट्स मिलेगा, कैसे क्या होगा, जो बैच है उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। तो ये मेरा नंबर रहा 9918332305, कॉल करके मैसेज करके आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो मैंने इसका आंसर तो बता ही दिया। देखो लिखा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। तो यही चीज हमें उठाकर अपने आंसर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो ये चौथा, लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। लो बेटा 2 नंबर इसका भी ले लो। चलो 5वां क्वेश्चन देख लो भैया, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। ये देखो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या फिर यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह भी बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से, ये देखो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। 2 नंबर। अब भैया ऐसे लिखकर आओगे ना तो एग्जामिनर ऐसे देगा 10/10 और कॉपी चेक करते चला जाएगा। ले बेटा 2 नंबर, ले बेटा यहां पे भी 2 नंबर ले ले, ठीक है। 2 इसका 2 इसका, मतलब लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका आपको दूंगा। चलो ले लो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट शुरू से। देखो सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आपको ही आसानी रहेगी। मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं। देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको, हाँ इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ठीक। अब देखो ये आंसर का स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब चलिए अपने दूसरे वाले गद्यांश को सॉल्व करते हैं। एक हुआ है अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अब चलिए दूसरा वाला गद्यांश सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भैया नेक्स्ट वाला गद्यांश क्या है। ध्यान से समझना एक एक गद्यांश को। चलो देखो, ये दूसरा वाला गद्यांश है भैया, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आपके दिमाग में भी आना चाहिए। इसको मैंने सॉल्व भी कराया है। देखो, ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे सेम उसी तरह। उसके बाद में देखो, ये आपके सारे जो भी बताए थे मैंने वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, देखते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं, ओपन पूरा ओपन हो जाए। चलो हो गया। ठीक है, देखो, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। अब ये जो गद्यांश है ना, ये आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें कीवर्ड नहीं दिया गया है। देखो, ये हमारे अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है, अशोक के फूल। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखो, इसमें कहीं अशोक लिखा ही नहीं है, कैसे पहचानोगे भाई? डाउट तो है, कैसे पहचानोगे? चलो भैया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने चैप्टर का नाम बता दिया, अशोक के फूल चैप्टर का ये गद्यांश है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसीलिए मैंने चैप्टर का नाम बता दिया ऑलरेडी कि आप इन चैप्टर के गद्यांश को पहचानना सीख जाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। पहले इसको पढ़ा हमने, पढ़ लिया। ठीक है, शायद मैंने इसको पूरा पढ़ ही लिया। अब देखो क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा देख लो क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भैया, ये जो रेखाएं हैं ना, जिससे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसकी व्याख्या हमें करनी है, वो भी करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो देखो यहां पे लिखा है, ये सीधा सीधा आंसर है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। सीधा सीधा आंसर दिया है, हमको कुछ करना ही नहीं है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा? तो भैया सबका सहयोग रहा। देखो, ये असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। मतलब इन सबका सहयोग रहा है मेरे भाई। ये पूरा लिख सकते हो यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, आर्य शक हूड़ कहां आए? तो देखो ये कहां आए, आर्य शक और हूड़ जो है ये समय समय पर भारतवर्ष में आए, हमारे भारत में आए टाइम टाइम पर। बस हो गया, 10 नंबर कंप्लीट। अब चलो इसको लिखना सीखते हैं, वही सेम प्रोसेस। रविंद्रनाथ डॉट डॉट अद्भुत मिश्रण है। देखो ऐसे लिख देंगे, देखो ध्यान से, रविंद्रनाथ ने डॉट डॉट मिश्रण है, ऐसे लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया संदर्भ लिख देंगे। फिर से हम देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। देखो ये हो गया लेखक का नाम और ये हो गया पाठ का नाम और 2 नंबर ऐसे आपके नाम, ऐसे लिख दोगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। या वो भी तरीका मैंने बताया कि पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा देख लो, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो आपको व्याख्या किसकी करनी है, देखो खुलने दो इसको पूरा, भाई ओपन हो जा जल्दी। ठीक है, ये देखो, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, इसकी व्याख्या करनी है। चलो थोड़ा चेंज वेंज करके स्टाइल से लिखते हैं। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, प्यारा सा ब्लैक कलर से हेडिंग डालेंगे। देखो हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि यहां आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आईं। उनमें से आर्य, शक, हूड़ आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहां विजय प्राप्त
की और यहां के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों साम्राज्यों को की स्थापना की। ठीक है, ऐसे लिख दो, 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए आगे भी है कि नहीं है, देखते हैं आगे भी है कि नहीं है आंसर। हाँ थोड़ा सा और है, देखो थोड़ा बड़ा लिख देना तो भी मिलेगा आपको पूरा नंबर। ठीक है, आगे देखो क्या है, इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं वो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। अब आप कहेंगे सर जी 2 लाइन था, उसकी व्याख्या आपने 6-7 लाइन में लिख दिया। देखो भैया, गागर में सागर सुना है, उन्हीं 2 लाइनों का अर्थ बहुत बड़ा था तो मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है। आप चाहे तो 2-3 लाइन कम भी कर सकते हैं, बट जितना अच्छा लिखोगे नंबर मिलने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे, तो 2 नंबर यहां पे और ले लो भैया। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 3, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो सीधा सीधा लिखा रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो हम स्क्रॉल करते हुए चलेंगे, देखो इसमें स्क्रॉल लगातार कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन का आंसर देखो। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहां की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। बस 2 नंबर आपका कंप्लीट। अगर आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, बस हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो, ध्यान से समझना। हमारा क्वेश्चन नंबर होगा ये 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो मैंने बताया ही सबका, आर्य, शक, हूण सबका सहयोग रहा है। तो देखो यहां पे लिखा है भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण तथा नाग, यक्ष, गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। भैया 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो भैया, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ये देखो आर्य, शक, हूण कहां आए? तो भैया आर्य, शक, हूण ये सब टाइम टाइम पर हमारे भारतवर्ष में आए। तो देखो ऐसे लिख देंगे, ध्यान से समझना। लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। तो टोटल देखा जाए भैया तो 10 में 10 यहां पे भी कंप्लीट हो चुका है। नो टेंशन, जब तक है हम। अब हम चलेंगे अपने तीसरे वाले गद्यांश पे। समझ में आ रहा है ना भैया, मैं समझाने का पूरा ट्राई कर रहा हूं और शायद आपको आ भी रहा होगा, क्योंकि इससे अच्छा तो कोई समझाएगा नहीं। चलो भैया तीसरा वाला गद्यांश देखते हैं क्या है अपना। 3rd वाला गद्यांश देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा वाला गद्यांश है सबसे यूनिक है और ये हमारे भाषा एवं आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है। लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो देखो अब ये तो सीधा सीधा पहचान लेंगे, देखो भाषा लिखा है तो ये भाषा एवं आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है। ठीक है, सिंपल है। तो देखो ध्यान से पढ़ो इसको। पहले, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई उभाय योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। 2020 और 24 में आ चुका है तो 26 में भी आएगा। चलो भैया क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो रेखाएं दिख रही हैं आपको ना, अब इसमें तो रेखाएं ही नहीं है भैया, अब क्या करें हम लोग। चलो रेखाएं हम खुद बनाएंगे। पहले देख लेते हैं व्याख्या कहां से हुआ है। भाषा में जो परंपरागत प्रयोग चले आ रहे हैं वो सांस्कृतिक समर्थ नहीं है। चलो यहां पे रेखांकित अंश हम खुद ही बना देते हैं, शायद नहीं दिया है। तो देखो कहां से,
हाँ, यहां से लेकर यहां तक आपका रेखांकित अंश है और इसकी व्याख्या करनी है। चलो हम कर देंगे। भैया रेखा नहीं था तो मैंने रेखा बना दिया। रेखांकित अंश कुछ भी हो सकता है, बस व्याख्या करना आना चाहिए। तीसरा, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम ने लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? देखो इसका आंसर खुद लिखना होगा, इसमें नहीं दिया, बस थोड़ा बहुत ट्रिक ले लेना। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोगों को बताया है। ठीक है, तो वहां से लेकर यहां तक आप लिख सकते हैं यही उठाकर। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देख लो। संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो भैया ये सिंपल आंसर है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, या आप लिख सकते हैं संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। चलो भैया पांचवा क्वेश्चन देख लो। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो देखो यहां पे भी लिखा है, ये देखो, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी? संस्कृति की। देखो संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी? संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, संस्कृत नहीं, संस्कृति, कल्चर। ठीक है, अब चलो इसका आंसर लिखते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले वही सेम काम, भाषा स्वयं डॉट डॉट करके आवश्यकता है, ऐसे लिख देंगे तो लिखना ही पड़ेगा। देखो भाषा स्वयं डॉट डॉट करके आवश्यकता है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो देखो भैया संदर्भ लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक एवं निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये हुआ लेखक का नाम, ये हुआ पाठ का नाम, और 2 नंबर भैया आपके नाम। वही सेम काम करना है इसमें भी। दूसरा देखो भैया, दूसरा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने का हमें व्याख्या करना है, यहां से लेकर यहां तक। मतलब इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। चलो लिख देते हैं भैया, इसकी व्याख्या भी लिखते हैं। चलो देखो ये रेखांकित अंश की व्याख्या, प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों के खोज की आवश्यकता की कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। बस इतना लिखना है भैया, 2 नंबर कंप्लीट शायद। हाँ 2 नंबर आपका यहां पे भी कंप्लीट हो चुका है। चलो भैया थर्ड वाला क्वेश्चन, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है? तो देखो भैया प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। बेटा 2 नंबर यहां पर भी आपको मिलेगा, ऐसे लिखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो भैया भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो हम इसको लिख देंगे भाई, सिंपल है। ये देखो देखो ध्यान से समझो, लास्ट संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। 5वां देख लो भैया, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? बताओ किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? चलो इसका भी आंसर लिख देते हैं। ये देखो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। मतलब संस्कृति की गति जो हमारा कल्चर है इसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, 2 यहां पे भी कंप्लीट। तो ये लो बेटा 10 में 10 नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, नो टेंशन भैया। 10 नंबर यहां पे भी मैंने कंप्लीट करा दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, सबका स्क्रीनशॉट लो। देखो मैं स्टार्टिंग वाले पेज पर चलूंगा, ये क्वेश्चन हो गया और ये गद्यांश हो गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसका ले लेना, उसके बाद में इसका ले लेना और लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये तीनों के तीनों गद्यांश आपके हो चुके हैं 3 अलग अलग चैप्टर से। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक
के फूल, भाषा और आधुनिकता, तीनों गद्यांश आपको समझ में आ चुके। समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फैला दो भैया इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपको आगे भी देता रहूं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।